मेरा नाम स्वाति है और मैं नूरपुर की रहने वाली हूँ। जब मैं 4 साल की थी तभी मेरे माता पिता की डिवोर्स हो गई थी और उसके बाद से ही डिवोर्स नाम का वर्ड मेरी ज़िंदगी से जुड़ गया था। उन दोनों की तलाक ने ही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने भी मुझे ले जाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उन दोनों के झगड़े ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। पापा ने मुझे अपने साथ रख लिया था क्योंकि माँ मुझे बेसहारा करके चली गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे माँ की ममता की ज़रूरत थी, लेकिन माँ तो अपनी 4 साल की इकलौती बेटी को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। उस टाइम मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि डिवोर्स क्या होता है और एक परिवार कैसे टूटता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इस वर्ड का मतलब समझ आने लगा। माँ बाप के अलग होने की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। जो भी मुझे देखता था गलत गलत कमेंट पास करता था। यही कहता था कि देखो ये जा रही है स्वाति, इसकी माँ ने तो अपने आशिक के लिए इसका बचपन ही ख़राब कर दिया। इसकी माँ इसको बचपन में ही छोड़कर चली गई। लोगों के कड़वे कमेंट्स ने मेरी ज़िंदगी और मेरा बचपन दोनों ही कड़वा बना दिया था। मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई खुशी नहीं थी। मैं एक अलग तरह की ही स्वाति बन गई थी। चीज़ों को तोड़ना मेरी आदत बन गई थी। कभी कभी तो मैं लोगों की बातों से इतनी ज़्यादा तंग आ जाया करती थी कि मैं चीख चीख कर रोती थी। सबके साथ बुरा बिहेवियर करती थी और जो भी मेरी माँ के बारे में कुछ कहता तो मेरा मन करता कि मैं इसकी जान ले लूँ। माँ के चले जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो खुद ही सारे काम किया करते थे। मेरे घर में चाचा चाची भी रहते थे, लेकिन मेरी चाची भी मेरी माँ के बारे में गलत बातें बोलती थी। जब भी चाची मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो मैं घर का सारा सामान तोड़ने लगती थी। धीरे धीरे चाचा चाची भी मुझे बुरा समझने लगे थे और यही कहते थे कि इस पागल को हमारे घर से निकालकर इसकी माँ के पास ही भेज दो। मेरे पापा ने मेरी परवरिश बस ठीक ठाक ही की थी। सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था, जहाँ के बच्चे भी मेरी माँ के कैरेक्टर को लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। जब मैं 9 साल की हुई तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बल्कि उस औरत के घर में आ जाने के बाद तो हमारे घर का सुख चैन ही ख़त्म हो गया था। मेरी सौतेली माँ और चाची, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। मेरा बिहेवियर बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मेरी सौतेली माँ मुझसे भी कभी कुछ कहती थी तो मैं उनसे लड़ने झगड़ने बैठ जाती थी। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली जा रही थी वैसे वैसे ही मेरा गुस्सा भी बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरी सौतेली माँ की पापा के साथ भी बिल्कुल नहीं बनी। आए दिन पता नहीं किस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। सौतेली माँ आदत की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपनी ससुराल में किसी का भी दिल नहीं जीत पाई थी, बल्कि अपने पति का भी नहीं। एक दिन मेरी सौतेली माँ भी पापा को छोड़कर चली गई। अक्सर पापा गुस्से में रहते थे कि जिस तरह मेरी दोनों पत्नियों ने मुझे धोखा दिया है, ऐसे मैं भी किसी औरत पर अब विश्वास नहीं कर सकता। मैं बड़ी हो गई थी तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभाल लिया करती थी। चाचा चाची का परिवार एक ही घर में रहते हुए भी अलग खाना पकाना करते थे और मैं अपने पापा का खाना अलग बनाया करती थी। मेरे गुस्से की वजह से किसी ने मुझे अपना समझकर प्यार नहीं किया था। मेरे पापा भी बस दुनिया के दिखावे के लिए मुझसे प्यार किया करते थे। एक दिन अचानक पापा को हार्ट अटैक हुआ और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। पापा की मौत हो गई थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। माँ के बाद पापा भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे और अब मैं अकेली रह गई थी। पापा के मरने के बाद चाचा चाची का बिहेवियर मेरे साथ और ज़्यादा सख्त हो गया था। वो लोग चाहते थे कि मैं इस घर से निकल जाऊं और सारे घर पर उनका ही कब्जा हो जाए। मेरी दादी जो गांव में रहा करती थी, मेरे चाचा चाची ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुझे दादी के घर छोड़कर आ गए। दादी ने मुझे खूब प्यार किया, लेकिन मैं गांव नहीं जाना चाहती थी और मजबूरन मुझे गांव में शिफ्ट होना पड़ गया। उस टाइम मेरी उम्र 16 साल के करीब हो गई थी। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, जबकि दादा काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने बेटे की मौत पर मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा अफसोस में थी। दादी गांव के घर में अकेली रहा करती थी क्योंकि मेरी दादी के सारे रिश्तेदार गांव में ही रहते थे।
जैसे जैसे उनके बेटों ने शादी की तो शहर में घर बना लिया और वहीं पर शिफ्ट हो गए। अपनी बूढ़ी माँ को भी भूल गए। अब मैं पूरी तरह से अपनी दादी पर निर्भर हो गई थी। दादी के पास गांव में मेरी बुआ की बेटी भी रहती थी। उसका नाम रानी था। रानी उम्र में मुझसे छोटी थी। मेरी दादी अकेली रहती थी, इसी वजह से उन्होंने अपनी नाती को अपने साथ रखा हुआ था। मेरी दादी के गांव में 3-4 मकान थे जो कि किराए पर दिए हुए थे। दादी घरों के ही किराए से अपना खर्च पूरा करती थी। मेरे पापा और मेरे चाचा ने अपनी अपनी शादियों के बाद अपनी माँ को कोई भी पैसा नहीं दिया था। गांव में ही हमारी एक बुआ भी रहती थी। वो हर रोज सुबह को दादी के पास आ जाया करती थी, क्योंकि मेरी बुआ की शादी भी गांव में ही हुई थी। उनका ससुराल गांव में ही था और वो अपनी माँ के पास आती जाती रहती थी। रानी मेरी इन्हीं बुआ की बेटी थी। रानी का बिहेवियर तो मेरे साथ अच्छा रहता था, लेकिन बुआ का बिहेवियर मेरे साथ कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे गांव आने पर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी। मेरे सामने बुआ अपनी बेटी को खूब प्यार करती और मुझे मुंह बनाकर देखती थी। कभी कभी बुआ मेरी माँ के बारे में भी कुछ गलत कह देती तो मैं गुस्से में चीज़ें तोड़ना शुरू कर देती थी। बुआ ने कभी भी कुछ खुलकर नहीं कहा था, पर फिर भी मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आती थी। बुआ दादी से भी यही कहती थी कि माँ, इसको शहर इसकी माँ के पास भिजवा दो। अपनी माँ के साथ साथ ये भी बदतमीज ही है। जिस तरह से इसकी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई है, इसे इसकी माँ के पास भेज दो। ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है। लेकिन दादी मेरी बहुत साइड लिया करती थी और वो अपनी बेटी को डांट दिया करती थी। मेरे आने पर बुआ को दादी से बहुत सारी शिकायतें हो गई थी, लेकिन मेरी दादी का कहना था कि ये मेरी पोती है और हमारे खानदान का खून है। अब ये मेरे पास ही रहेगी और मैं इसका ख्याल रखूंगी। कुछ महीने तो ऐसे ही गुजर गए। अक्सर मेरे मन में यही ख्याल आता था कि अगर मेरी माँ कैरेक्टरलेस न होती तो शायद मुझे लोगों की इतनी सारी बातें न सुननी पड़ती। अगर मेरी माँ को मुझे ये दिन दिखाना ही था तो वो मुझे अपने साथ भी तो लेकर जा सकती थी। शायद मैं भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजारती। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास आ गया था। मैं हर टाइम घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती थी, क्योंकि मुझे गांव और गांव के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रानी ही घर के सारे काम किया करती थी। कभी कभी मैं भी उसके साथ किसी काम में उसका हाथ बटा दिया करती थी। रानी बहुत ज़्यादा समझदार थी और बहुत धीमी आवाज़ में बात किया करती थी। वो मेरी बुआ मतलब अपनी माँ पर बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि बुआ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था। दादी ने रानी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। मैं भी सोचती थी कि काश मैं बचपन से अपनी दादी के पास ही रहती तो मैं भी रानी की तरह कितनी सब्र वाली और समझदार लड़की होती। गांव में आने के बाद मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो रही थी। कभी कभी मेरी दादी मुझसे कहती थी कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, तेरी माँ भी बहुत सुंदर थी। मैंने कभी दादी के मुंह से अपनी माँ की बुराई नहीं सुनी थी, लेकिन बुआ और चाचा चाची तो मेरी माँ की बहुत ज़्यादा बुराई किया करते थे। शायद यही बात थी जो मुझे दादी के अंदर अच्छी लगती थी। दादी ने कभी मुझे मेरी माँ को लेकर ताना नहीं दिया था, लेकिन दादी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती थी। ऐसा पहली बार था कि किसी ने मेरी माँ के बारे में कोई अच्छी बात कही थी। नहीं तो आज तक मैंने अपनी माँ के बारे में सिर्फ बुरा ही सुना था। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था और ना ही मेरे पास उनकी कोई फ़ोटो थी। लेकिन जिस दिन से दादी ने मुझे ये बताया था कि मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ, मैं अक्सर ही शीशे में खुद को देखने लगी थी। गांव में धीरे धीरे मेरे लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। रिश्ते तो रानी के लिए भी आते थे, लेकिन मैं ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से हर कोई मुझे पसंद करके चला जाता था। रानी मेरे जितनी सुंदर नहीं थी। ये बात जब बुआ को पता चली कि घर में रिश्ते सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, तो बुआ गुस्से में आकर अपनी बेटी को अपने घर लेकर चली गई। बुआ ने दादी से कहा कि माँ, तुम्हारी पोती के होते हुए मेरी बेटी रानी का रिश्ता इस घर में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी पोती अपनी माँ के जैसी ही है, लोगों को अपने जाल में फंसाने वाली। इसीलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी आपकी पोती की वजह से बर्बाद हो जाए। दादी ने रानी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुआ ज़बरदस्ती रानी को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई।
दादी ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करके मुझे विदा कर देंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक दादी जिंदा हैं तब तक मेरी शादी हो सकती है। अगर दादी कभी इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे कोई अपने घर में जगह तक नहीं देगा। दादी को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। दादी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, पर कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि बुआ ने सारे गांव में मेरी माँ के कैरेक्टर के बारे में बात फैला दी थी, जिसकी वजह से कोई भी आसानी से मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जो भी रिश्ता लेकर आता उनको किसी न किसी तरह से मेरी माँ के बारे में पता चल ही जाता था, और इस तरह रिश्ता होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। बुआ न जाने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही थी। दादी ने बड़ी मुश्किल से मेरा एक जगह पर रिश्ता तय किया था। उस लड़के का नाम अभिनव था। वो गांव में ही रहता था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता था। मैं इतनी कम उम्र की होते हुए भी अभिनव की दूसरी पत्नी बनूंगी, इस बात ने मेरे दिल के अरमान ही ख़त्म कर दिए थे। शादी को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे अरमान थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की दूसरी पत्नी बनकर जाऊंगी। जब से मेरा रिश्ता अभिनव के साथ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। हर टाइम मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं शादी करके मैं खुश भी रहूंगी कि नहीं। मुझे बार बार अपने माता पिता की डाइवोर्स वाली बात याद आ जाती थी। मेरे लिए शादी एक बहुत ही मुश्किल रिश्ता बन गया था। मैंने अपने चाचा चाची को भी हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखा था। छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर वो दोनों भी आपस में खूब झगड़ा करते थे। मेरे दिमाग में बस यही रहता था कि क्या शादी होने के बाद पति पत्नी आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। कभी कभी तो चाचा चाची के झगड़े की वजह मैं भी बनती थी, लेकिन अब जब से मैं यहाँ पर आई थी तो शायद उन दोनों को बहुत सुकून हो गया होगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। अभिनव एक बार मुझसे मिलने के लिए भी आया था और उनका बिहेवियर भी मुझे कुछ सख्त ही लगा था, पर मेरी दादी ने मुझे तसल्ली दी थी कि अभिनव बहुत ही अच्छा लड़का है, गांव का सीधा साधा लड़का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम इसके घर में खुशी खुशी रहोगी। इसकी पहली पत्नी मर चुकी है और ये घर में अकेला रहता है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसीलिए ये तुम्हें बहुत प्यार देगा। दादी की बात सुनकर मुझे भी तसल्ली हो जाती थी। बड़ी ही सादगी के साथ हमारी शादी हो गई, और जब विदाई का टाइम आया तो दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और साथ में दादी ने मुझे एक चादर पकड़ाई और धीरे से एक बात कही जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी। दादी ने मुझसे कहा कि जिस बिस्तर पर तुम्हारा पति सोया करे वहां पर इस चादर को उसके सोने से पहले ही बिछा दिया करो। तुम देखना, उसका स्वभाव तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और कभी भी तुम दोनों के बीच डिवोर्स नहीं होगा और ना ही कभी वो तुमसे झगड़ा करेगा। दादी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मैंने झट से चादर पकड़ ली। मेरी दादी ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही टेंशन थी कि कहीं शादी के बाद मेरा पति भी मुझे डिवोर्स न दे दे, और मैं इसी बात को सोच सोचकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये बात दादी को पता थी कि मैं किस वजह से डरती हूँ, तो इसीलिए मेरी दादी ने मेरे लिए ये नुस्खा भी निकाल लिया था। दादी के घर आकर मैं जितनी खुश हुई थी उतनी खुश तो मैं अपने माता पिता के घर में भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से मेरी ज़िंदगी में मेरी अच्छी परवरिश की थी और आज ये साबित कर दिया था कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। बिना कहे ही मेरी दादी मेरी परेशानी जान गई थी। दादी ने जो बात मुझे कही थी वो मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी। जब मैं विदा होकर अभिनव के घर पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अभिनव का घर बहुत छोटा था, जहां मुझे और अभिनव को अकेले ही रहना था। अभिनव का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके माता पिता उनको छोड़कर जा चुके थे। उनके 2 भाई थे, वो भी शहर में रहा करते थे और कभी वो गांव नहीं आते थे। अभिनव की शादी पड़ोस के रहने वाले लोगों ने ही करवा दी थी। अभिनव के पड़ोस में रहने वाली सरिता भाभी ने मुझे कमरे में बैठा दिया। जाते जाते सरिता भाभी ने कहा कि देखो स्वाति, तुम कम उम्र की हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ऐसी कोई गलती मत करना जिस वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अगर कोई बात हुई तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। पहले ही तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें कोई भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता था। हमें तुम्हारी बुआ ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से तुम्हारी माँ ने भागकर किसी और से शादी कर ली।
अब तुम्हारी अभिनव के साथ शादी हो गई है, अब तुम्हें खुद ही हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सरिता भाभी की बातों ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। सरिता भाभी कहने लगी कि अभिनव का स्वभाव कुछ अलग सा है, कुछ दिन साथ में रहोगी तो खुद ही समझ आ जाएगा। अभिनव के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। सरिता भाभी ये सारी नसीहत देकर मुझे वहां से चली गई थी और मेरा दिमाग उनकी बातों में उलझ चुका था। कुछ देर के इंतजार के बाद जब अभिनव कमरे में आए तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं डर के मारे कांप रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अभिनव मेरे पास बैठने के बजाय सीधा बाथरूम में चले गए और कपड़े बदलकर ही वापस आए। मैं अभी तक बेड पर बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वो भी गुस्से के साथ कहने लगे कि तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हो, चलो यहाँ से हटो, मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर साफ कर दो। अभिनव की इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे दिल में जो थोड़े बहुत अरमान सुहागरात को लेकर बचे हुए थे वो भी अब आंसुओं में बह गए थे। मैंने जल्दी से उठकर उनका बिस्तर साफ कर दिया। फिर मुझे याद आया कि दादी ने जो मुझे चादर दी थी, क्यों ना मुझे वही चादर अभिनव के बिस्तर पर बिछा देनी चाहिए। मैंने ऐसा ही किया और अपने सामान में से जल्दी से वो चादर निकाली और अभिनव के बिस्तर पर बिछा दी। उसके बाद मैंने अपने भी कपड़े बदल लिए। मेरी शादी में रानी भी आई थी। मुझे रानी की कही हुई बात याद आने लगी। वो मेरे कानों में कह रही थी कि आज तो स्वाति तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि अभिनव जी तो बस तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, तुम्हें देखकर पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठेंगे। उस टाइम तो मैं रानी की बातों पर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरे दिल में भी शादी को लेकर काफ़ी सारे अरमान थे। फिर मैंने एक लंबी सांस भरी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती ऐसी नहीं थी जो मेरी किस्मत बदल देती। अभिनव कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए थे और मैं अभिनव के बिस्तर पर बिछी हुई चादर को गौर गौर से देख रही थी। मुझे आने वाली अपनी ज़िंदगी से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, पर इस बात का यकीन ज़रूर था कि अगर दादी ने मुझे ये चादर दी है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई असर तो होता ही होगा। और अगली सुबह जब अभिनव सोकर उठे तो उनका मूड बहुत फ्रेश लग रहा था। मैं उनसे पहले ही उठ गई थी और किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। वो खुद ही उठकर किचन में मेरे करीब आए और कहने लगे, स्वाति मुझे माफ़ कर देना, रात में गुस्से में था, हो सके तो रात वाली बात को भूल जाना। अभिनव का इतना बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये रात वाला ही अभिनव है। वो जल्दी से तैयार हो रहे थे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, शायद उन्हें काम पर जाना था, इसलिए जल्दी से मैंने उनको नाश्ता दिया। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद वो अपने काम पर चले गए थे। अभिनव के जाने के थोड़ी देर बाद ही दादी भी मेरे घर पर आ गई थी। दादी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम हमेशा इस तरह ही खुश रहना और बस अपने पति के बिस्तर पर यही चादर बिछा देना और जो बात मैंने बताई थी उस काम को करती रहना। मैंने उनसे पूछा, दादी इस चादर में ऐसी क्या बात है, ये तो मामूली सी एक काले रंग की चादर है। दादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हर बात बताने वाली नहीं होती, बस तुम उस चादर को अपने पति के बिस्तर पर बिछाना मत भूलना, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे दे। दादी की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने कहा, नहीं नहीं दादी, मैं चादर बिछाना कभी नहीं भूलूंगी। डिवोर्स का नाम सुनकर तो मैं कांप जाती थी। शाम तक अभिनव भी काम से घर वापस आ गए थे और उनका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने उनकी पसंद का ही खाना बनाया था और खाने को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने मेरे खाने की खूब तारीफ़ की थी। उस दिन के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि जब अभिनव के सोने से पहले मैंने उनके बिस्तर पर वो चादर नहीं बिछाई हो। जब अभिनव के सोने का टाइम होता तो मैं उनके बिस्तर पर वो दादी की दी हुई चादर बिछा दिया करती थी और जब वो उठ जाते थे तो मैं उस चादर की जगह दूसरी चादर बिछा दिया करती थी। ये काले रंग की चादर मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। अभिनव हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनका बिहेवियर भी मेरे साथ हमेशा बहुत नरम रहता था। गुस्सा करना तो वो जैसे भूल ही गए थे और अगर कभी कभी वो मुझसे गुस्से में बात किया भी करते थे तो मैं चुपचाप सुनती रहती थी क्योंकि मुझे पता था
कि दादी की दी हुई चादर की वजह से अभिनव का गुस्सा कुछ टाइम के बाद ही खत्म हो जाता है। पता नहीं इस चादर में ऐसी कौन सी बात थी जो अभिनव जैसे गुस्से वाला इंसान भी ठंडा हो जाता था। मेरे ससुराल में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी को 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में मैं खूब सेहतमंद हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहती थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनकर तो अभिनव और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब मेरे पति मेरा डबल ख्याल रखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब होने की वजह से एक रात में अभिनव के बेड की चादर चेंज करना भूल गई थी। मैंने दवाई ली हुई थी, इसी वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी और मैं अभिनव से पहले ही सो गई थी। बस यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी और अपनी इस गलती का एहसास मुझे जब हुआ जब सुबह के 6 बजे अचानक मेरी घबराकर आँख खुली। ये देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे कि अभिनव के बिस्तर की चादर तो मैंने चेंज ही नहीं की थी। दादी की ये बात मेरे कानों में गूंजने लगी कि अगर तुमने चादर अभिनव के बिस्तर के नीचे नहीं बिछाई तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। अभी मैं इन सब बातों में ही खोई हुई थी कि तभी अभिनव जाग गए। उनको देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। अभिनव कहने लगे, तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम अपनी नींद पूरी किया करो। मैंने डरते डरते उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभिनव कहने लगे, तो मैं तुम्हें अकेला घर में छोड़कर काम पर नहीं जा सकता। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर पर छोड़ आता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ था जब अभिनव ने अपने मुंह से कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर छोड़कर आता हूँ। नहीं तो इससे पहले मैं जब भी दादी के घर जाने को कहती थी तो वो मना कर देते थे और कहते थे कि अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें अब यहीं पर रहने की आदत डालनी होगी। तुम्हारा दिल अगर अपनी दादी से मिलने को करता है तो तुम उनको यहीं पर बुला लिया करो। उस टाइम मुझे बहुत रोना आ जाता था, पर आज जब उन्होंने घर जाने की बात कही तो मुझे डर लगने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझे छोड़ने वाले थे। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अभिनव एकदम गुस्से में आ गए और ख़ुद ही मेरा सामान पैक करने लगे। बहुत दिनों बाद मैंने उनको गुस्से में देखा था। काम पर जाते टाइम उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दादी के घर पर छोड़ दिया। मैंने डरते डरते अभिनव से पूछा कि आप शाम तक तो मुझे लेने आ जाओगे ना? उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो चले गए और मैं भी दादी के घर पर आ गई थी और सामने ही दादी बैठी हुई थी। मैं अपने आप पर काबू किए बिना ही दादी से चिपटकर खूब रोने लगी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी। मैंने रोते हुए दादी को बताया कि अभिनव मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। आज जिस तरह से उन्होंने गुस्से में मुझसे बात की है, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो अब मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। दादी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जो वो तुम्हें छोड़कर यहाँ पर चला गया? मैंने दादी को बताया कि मैं उनके बिस्तर पर कल रात चादर बिछाना भूल गई थी। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत पूछी। जब मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे तबीयत ख़राब का बहाना करके यहाँ पर छोड़कर चले गए। इससे पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मुझे यकीन है कि वो मुझे लेने नहीं आएंगे और मुझे छोड़कर तलाक दे देंगे। मेरी बात सुनकर तो दादी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और कहने लगी, स्वाति, तुम ऐसी बातें मत किया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो और तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं तुमको उस चादर की सच्चाई बताने वाली हूँ। तभी मैं बड़ी हैरानी से दादी की तरफ देखने लगी। दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी, जब से तू मेरे घर पर आई है मैंने देखा है कि तू अपने माँ बाप की जुदाई की वजह से पूरी टूट चुकी थी। कुछ बच्चे तो ये सब सहन कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह गुस्से वाले और जज्बाती हो जाते हैं। तुम भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और जब तुम्हारी शादी की बात होने लगी तो तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे रिश्ते में रुकावट आने लगी थी। जबकि सच ये था कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक था, बल्कि तुम्हारा पिता यानी मेरा बेटा ही गलत था। तुम्हारे पिता के साथ कभी तुम्हारी माँ का मिजाज नहीं मिल सका। वो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत थी। तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ की खूबसूरती की वजह से उस पर शक करता था और इस वजह से
उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था। मैंने भी शहर आकर तुम्हारे पिता को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह देता कि हम दोनों पति पत्नी के बीच बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बस यही सब सोचते हुए मैं गांव में आकर बस गई थी। शहर में बेवजह ही तुम्हारे पिता की बातों से तुम्हारी माँ बदनाम हो गई थी, और यहाँ जब तुम्हारी बुआ को इस बारे में पता चला तो उसने गांव में भी तुम्हारी माँ को बदनाम कर दिया। और यही सब कुछ तुम्हारी बुआ तुम्हारे रिश्ते के टाइम पर भी करने लगी थी। तुम्हारी माँ के पवित्र होने की मैं गवाही देती हूँ। अभिनव को भी मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए चुना था कि वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता। मैं चाहती थी कि तुम किसी तरह अपना गुस्सा काबू में करना सीख जाओ और तुम अपने पति के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करो। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की शक की वजह से किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, क्योंकि तुम्हारी माँ का गुजारा तुम्हारे पिता के साथ नहीं हो पा रहा था। तुम्हारा पिता हमेशा अपनी पत्नी को शक के ताने देता और दिन रात मारा करता था। बस इन्हीं सब बातों से तंग आकर वो दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि जब मैं बुरी नहीं हूँ तो मेरा पति मुझे बुरा साबित करता है। अगर मैं बुरी होकर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि जिस जगह उसने शादी की थी वहाँ पर उन लोगों ने उसको बड़ी ही मुश्किल से स्वीकार किया था, तो वो लोग तुम्हें कैसे कर लेते। वहाँ पर तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा दुश्वार हो जाती। और सच बात तो यह है कि तुम्हारी बुआ तुमसे नफरत इसीलिए करती है क्योंकि जिस आदमी से तुम्हारी माँ ने शादी की थी वो कोई और नहीं, तुम्हारी बुआ का देवर था, जिसने तुम्हारी माँ की खूबसूरती की वजह से उसे अपना लिया और दूसरे शहर में जाकर तुम्हारी माँ के साथ अपना घर बसा लिया। तुम्हारी बुआ इसलिए तुम्हें भी बुरा समझती थी। मैंने तुमसे कहा था कि ये चादर अपने पति के बिस्तर पर बिछा देना, इससे तुम्हारा पति खुश रहेगा और तुम्हें तलाक नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता था ये तुम्हारे लिए कितना भयानक है। और इसके साथ ही मैंने तुमसे ये बात भी कही थी कि जब भी तुम्हारा पति गुस्से में हो तो अपनी जुबान को दांतों के नीचे दबा लेना, मतलब तुम खामोश रहना। अपने पति के आगे पलटकर कभी भी कोई जवाब मत देना। दरअसल जादू चादर का नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान के बंद रहने का है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हालातों ने तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्से वाला और बदतमीज बना दिया था। इसी वजह से मुझे डर था कि कहीं तुम यही गुस्सा और बदतमीजी अपने पति के साथ ना करो। अगर तुमने अपने पति के साथ भी यही किया तो वो तुम्हें खुद अपने घर से निकाल देगा। आदमी जब बाहर की परेशानियों को झेलकर घर आता है तो वो कभी कभी सख्त मिजाज और गुस्से वाला हो जाता है, पर अगर औरत उसके साथ जुबान लड़ाने लगे तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। दोनों में से किसी एक का चुप रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता था कि अभिनव थोड़ा सा सख्त है, इसलिए मैंने तुझे चादर की आड़ में यह तरीका बताया जिस वजह से तू अभिनव के सामने चुप रही और वो तुम्हारी कदर करने लगा। इंसान को अगर सीधे शब्दों में बात समझाई जाए तो उसको समझ नहीं आती, और अगर वही बात किसी चीज़ के साथ जोड़ दी जाए तो इंसान उस बात पर ध्यान देने लगता है। तुम चादर को चमत्कारी समझती रहीं और अपनी जुबान को खामोश करती रहीं। इसी वजह से तुम्हारा घर अपने आप ही स्वर्ग हो गया। अभिनव तुम्हारी तबीयत खराब की वजह से तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, क्योंकि उसको पता था कि इस हालत में तुम्हारा अकेले घर पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन तुम उसकी बात का गलत मतलब ले गई। बेटी, जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो तो रिश्ता कायम करने के लिए दोनों में से किसी एक को खामोश होना ही बेहतर होता है, तभी घर बन पाता है। वरना तो ऐसे न जाने दुनिया में कितने ऐसे घर हैं जो टूट चुके हैं और तुम जैसे बच्चे भी बेसहारा हो गए हैं। क्या तुम भी ऐसा ही चाहती हो कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह बेसहारा हो जाए और वो बड़े होकर तुम्हारे जैसे गुस्सैल और बदतमीज हो जाएं? मैंने दादी से कहा, नहीं नहीं दादी, मैं हमेशा अपनी जुबान पर खामोशी बनाए रखूंगी, कभी अपने पति के साथ बदतमीजी या गुस्से वाला व्यवहार नहीं करूंगी। दादी की सारी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि मेरी जुबान पर काबू रखने की वजह से ही मेरा घर स्वर्ग बना था। दादी ठीक कह रही थी कि अगर मैंने अपना गुस्सा अपने पति के सामने भी दिखाया तो वो ज़रूर मुझे तलाक दे देगा। मैंने रोते हुए दादी से माफ़ी मांगी, क्योंकि ये सच था कि मैं शहर में भी अपने चाचा चाची के साथ जुबान लड़ाया करती थी और इसी वजह से वहाँ पर मेरा उनसे झगड़ा रहता था। तभी वो तंग आकर मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे। सारा दिन आराम करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। रात को बुआ जी भी घर पर आई तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी। बुआ जी ने पहली बार मुझे अपने गले से लगाया था।
मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से सब लोग मेरे करीब आने लगे थे। रानी और बुआ जी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। रानी ने और मैंने मिलकर दादी के घर पर खाना बनाया। शाम को अभिनव जी भी मुझे लेने के लिए आ गए थे। दादी ने मुझे जिंदगी की हकीकत सिखा दी थी, जिसको सीखना हर लड़की के लिए ज़रूरी है। जब इंसान गुस्से में कुछ कहे तो आदमी को उस टाइम अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि तभी घर बन पाता है। हमारी खामोशी ही हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती है। नहीं तो फिर आप लोग जानते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। शायद मेरी इसी गलत आदत की वजह से कोई भी मुझे नहीं अपनाता था। आज मैं सोचती हूँ कि जब लोग मुझे मेरी माँ के बारे में गलत गलत कमेंट पास किया करते थे, तब मैं खामोश रहकर उनकी बातों को नज़रअंदाज करती, तभी ठीक रहती। बल्कि मैं तो लोगों की बातें सुनकर उन पर गुस्सा किया करती थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।